नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट के निमंत्रण के लिए दिल्ली पहुंचे धामी सीएम केंद्रीय मंत्रियों समेत पीएम से आज करेंगे मुलाकात। समिट में आने का देंगे न्योता। दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। शहर में साज सज्जा का काम जारी सजाया जा रहा है राजधानी को। हल्द्वानी में हुए ईजा बेणी महोत्सव को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुलटिया ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महोत्सव में सरकारी धन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। प्रदेश में पेड़ कटान के मामलों को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का दावा। पिछले 2 वर्षों के पेड़ कटान को लेकर एसआईटी कर रही है जांच। कई लोगों को किया जा चुका है निलंबित। जोशीमठ में दरार, भूस्खलन और आपदा के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही रिसर्च। नीदरलैंड की फुगरो कंपनी धसाव प्रभावित जोशीमठ शहर के 6 जगहों पर भू सर्वे का कर रही है काम। और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सभी बच्चे एक जगह बैठे हैं, वहां पर उनके सामने इस वैन का प्रदर्शन हो। गांव में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यहाँ पे हमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में लोगों को बताना, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, ये सभी चीज़ें होंगे। उसमें वीडियो और पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जानकारी वहाँ पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। परिवहन विभाग प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम भी है और हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग के पास अगर अपना बसेस का बेड़ा नहीं होता, याद करिए प्रयागराज कुंभ में परिवहन विभाग ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। पहली बार कुंभ का वास्तविक अर्थ देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को लगा था जब 1 किलोमीटर से भी कम, संगम से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग कर रहा था और बेहतरीन सेवा दे रहा था। और इसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, देश और दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा था और लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के और 60 लाख कामगार और श्रमिक अन्य प्रदेशों के, इन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस समय परिवहन निगम ने जो सेवा की थी, परिवहन विभाग के वाहनों से जो सेवा हुई थी, वह अवर्णनीय है, अभिनंदनीय है। हर एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी। इस दृष्टि से आज यहाँ पर परिवहन विभाग के बेड़े को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले इनको 400 करोड़ रुपए की एक पूंजी इनको उपलब्ध कराई है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है, जिसमें BS6 डीजल बसेज में आज 51 बसेज का शुभारंभ भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग NCR देहरादून में 8 और 9 दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य तैयारियों में जुटी हुई है और सरकार ने इसके जरिए 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, इस समिट से राज्यों का कोई भी लाभ नहीं है। गणेश गोदियाल ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदियाल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है।
उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों में शामिल जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र के ग्राम चीनी गोठ निवासी पुष्कर सिंह एरी का अपने घर टनकपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह एरी शुक्रवार देर शाम पुष्कर टनकपुर पहुंचे, जहां पीलीभीत चुंगे पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए पुष्कर की सकुशल घर वापसी पर खुशी जताई। इसके अलावा पुष्कर के घर पहुंचने पर ग्राम चीनी गोट के निवासियों ने भी पुष्कर के घर वापसी पर खुशी जताई और उनका स्वागत किया। अपने बेटे के सकुशल घर आ जाने पर पुष्कर के माता पिता काफी भावुक दिखे और उनकी आंखें नम दिखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के कर्मचारी, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजौर, भाजपा जिला महामंत्री पूरन महरा आदि ने पुष्कर के द्वारा 17 दिनों तक दिखाए गए साहस की सराहना की। मिशन कंप्लीट हो गई, बहुत सब कुछ मिल गया मुझे, सब बहुत खुशी हो गई। मेरे दयाल हो गए, मेरे बेटे के लिए, सबके लिए हो जाए दयाल। बहुत बहुत मोदी जी और पुष्कर दानी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेरे बेटे को बता दिया। वहाँ पर कैसे लगता है, हम घर ही होता है और घर आने के इंतजार तो बहुत लंबा रह गया मेरे लिए इस बार जी, बट आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, और तो अब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में प्रशासकों के बिठाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार को निकाय के चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन हार के डर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले कर दिए गए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना डर है। देखिए, प्रशासक बैठाना बीजेपी के उसी गुणों का एक नमूना है कि बीजेपी हर बुरी चीज को, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उस चीज को अपने लिए पॉजिटिव करने में माहिर है। पता था अंकिता मर्डर केस की वजह से ये लोग पीछे हैं, इनको पता था अग्निवीर से इनको नुकसान हुआ है, पता था पटवारी पेपर लीक हुआ है उससे नुकसान है, इनको पता था SSSC भर्ती घोटाला हुआ है उससे नुकसान है, केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर नाराजी थी। तो हमको ये एहसास था कि ये समय पर चुनाव नहीं कराएंगे और मंत्री जी ने यू टर्न लिया अपनी बात से। और दूसरा, मैंने जो कहा कि अपने लिए लाभ ले लेते हैं अपनी गलतियों का भी। उत्तराखंड में आज से निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया है और आज से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम में अंतिम बोर्ड बैठक 30 नवंबर को हुई थी और कार्यकाल 1 दिसंबर तक का ही था। वहीं बीजेपी के मुताबिक चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और आरक्षण की रिपोर्ट आते ही जल्द ही चुनाव करा दिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो समिति थी जिसमें कि ओबीसी की जातिगत गणना करनी थी, उन सब चीज़ों पर जो है समिति जल्दी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तो निश्चित रूप से जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ समय के अंतराल में कुछ समय बाद ही हम चुनाव करवाएगी सरकार। और हम जिस प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जिस प्रकार से हमारे मंडल की यूनिटें काम कर रही हैं, जो हमारी बूथ की यूनिटें हैं वो काम कर रही हैं, पन्ना प्रमुख तक जो है हमारी कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि नगर पंचायत और तमाम जो वार्ड्स हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, जो नगर निगम हैं, भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली पूरे प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव जीतने वाली है। और जो पिछली बार का रिजल्ट था उससे भी बेहतर इस बार भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोहाघाट क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को गांव की आक्रोशित महिलाओं ने बबीता ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट का घेराव किया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ने की मांग की गई। नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, उनको छोड़ने भी जाते हैं और लाने भी जाते हैं स्कूल में। सबसे पहले तो ये डर है। और इतने महंगे मटर ले गए हैं यहाँ से, प्याज लहसुन ले गए हैं, तो ये कुछ नहीं होने दे रहे हैं वहाँ भी, घर में भी। हम इसी वजह से बहुत परेशान है, तभी यहाँ पहुंचे हैं सभी महिलाएं। हम ये मांग है कि हमें उन बंदरों को पकड़ के ले जाओ, और ये हमारा खेती बाड़ी का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। और हो पाए तो
क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब घर में भी ना दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, ना आंगन में कुछ रख सकते। अब एक तो इतनी मेहनत करो, अब मेहनत करने के बाद अगर कुछ हाथ ना आए तो फायदा क्या। अब खेती को तो मतलब समझो कि हमारे हाथों ना के बराबर ही आती है। अब करो, प्याज लगा रखा है, लहसुन है, मतलब हर एक खेती है। अब जो कुछ भी मतलब जो भी घर में कुछ ये है कि बाहर कुछ रख ही नहीं सकते, ना खेतों में लगा सकते, ना घर में रख सकते। अब बच्चों के लिए भी दिक्कत है। हमारे यहाँ वन विभाग से प्रत्येक प्रभाग में कुछ टारगेट डिवाइड किए गए हैं, जिस टारगेट को पूरा करके हमें उतने बंदर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में भेजने हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो हमारे प्रभाग के लिए जो सितंबर से दिसंबर तक का टारगेट है, 1000 हमारे चंपावत वन प्रभाग में बंदर पकड़े जाने। दिसंबर माह में राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर भर में रंग रोगन सहित साज सजावट का काम जोरों से चल रहा है। जानकारी देते हुए MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर को सजाया जाए, और इसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन सहित साज सजावट के अनेकों कार्य चल रहे हैं। वहीं समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाड नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक थी, और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, वो चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सुंदरीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सुंदरीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं, उसमें भी हम और तेजी लाएंगे ताकि अगले 5-6 दिनों में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे देखिए मुख्य जो देहरादून के मार्ग हैं, 13 सड़कें, वो लगभग सभी हमने ले ली हैं। जौलीग्रांट से आते समय, या रायपुर की है, या जो हमारा प्रिंस चौक का है, राजपुर रोड है, सारी रोड जितनी मुख्य सड़कें 13 सड़कें हमने चिन्हित कर रखी हैं और उस पर हम लोग काम कर। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की। और प्रदेश में आए दिन पेड़ कटान के मामले सामने आ रहे हैं, और इसको लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जितने भी इस तरह के मामले सामने आए हैं उन सभी पर जांच बिठाई गई है। चक्राता और टॉन्स वन प्रभाग में भी SIT जांच कर रही है, जबकि लाल कुआं में पेड़ कटान के मामले को लेकर SIT बिठाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन मामलों में अभी तक कई लोग निलंबित किए जा चुके हैं। ये पिछले 2 वर्षों के अंदर जहां पर भी इस तरह की घटनाएं मिल रही, हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई DFO सस्पेंड हुए हैं, रेंजर सस्पेंड हुए हैं, DLM सस्पेंड हुए हैं। 23 से ज्यादा लोगों को निलंबित किया गया है। PCCF रैंक के अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। तो एक DFO को जेल भेजने का काम किया गया, रेंजर्स जेल गए हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लाल कुआं की भी SIT जांच चल रही है। अब जगह कालसी चक्राता भी SIT बैठाई गई है, और जो चक्राता और टोन्स में SIT बैठाई गई है, और कालसी में भी विभागीय SIT काम कर रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत चंपावत जिले के जनकपुर में 2 दिसंबर को आयोजित होने वाले निवेश कॉन्क्लेव में लगभग 500 करोड़ रुपए के विभिन्न निवेश के लिए MOU होने की संभावना है। जिले के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिले के टनकपुर में आयोजित मिनी इन्वेस्टर समिट में लगभग 500 करोड़ के निवेश पर MOU होने हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ साथ देश भर के निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है। जो कल का हमारा मिनी कॉन्क्लेव चंपावत टनकपुर में प्रस्तावित है,
उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 500 करोड़ के आसपास के हमारे MOUs कल होने जा रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस जो सेक्टर निकल के आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, जहाँ पे हमारे पास करीब 20 मेगावाट से भी ज़्यादा के प्रपोजल्स प्रस्तावित हैं। तो मुझे लगता है करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं चंपावत में। उसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए हैं। लगभग 150 करोड़ के प्रपोजल्स उस क्षेत्र में भी आए हैं। भाजपा विधायक के द्वारा उठाए गए स्मार्ट सिटी के सवाल को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायक ने क्या कहा इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन काम तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम पेंडिंग चल रहे थे वो अब तेज गति से हो रहे हैं और इसके लिए वो खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बयान जारी कर कहा था कि स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, वो DPR के अनुरूप नहीं चल रहा है। उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो काम हमारे सामने उसको पूरा करें और बहुत तेजी से काम पूरा करें। इन्वेस्टर समिट हमारे सामने, आप देखें लगातार, चाहे मुझे स्थलीय निरीक्षण करना हो, अधिकारियों से बातचीत करनी हो, किसी से भी कहना हो, आज मैं कह सकता हूं जो काम बहुत पेंडिंग थे, जो काम बहुत तेज गति से नहीं चल रहे थे, आज तेज गति से भी चल रहे हैं और काम पूरा होने की स्थिति में। तो हमारा मकसद है कि जो जनता के मन में ये भाव था कि स्मार्ट सिटी से हमें क्या होने वाला है, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ स्मार्ट सिटी से काम को हम अंतिम रूप की तरफ ले जा रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो अब स्मार्ट सिटी हमारी देहरादून की दिखाई दी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के द्वारा हल्द्वानी में कराए गए ईजा बैणी महोत्सव पर कई सवाल खड़े किए हैं। दीपक बलूटिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकारी धन का खुला दुरुपयोग किया गया है और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से खुद को महिमा मंडित किया गया है, जिससे हल्द्वानी की जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलू मिष्ठान जो वितरित किए गए, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और ये पहली बार इतिहास में हुआ है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया, जिस तरह से पूरियों का वितरण किया गया और वो भी पूर्ति विभाग द्वारा उसका खर्चा वहन किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में होता था पहले, लेकिन अब जो है अपने को महिमा मंडित करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और इसको लेकर कांग्रेस जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाएगी, ताकि जनता के धन की बर्बादी ना हो और जनता का धन जो है वो सही जगह लगे जिससे जनता का हित हो। 7 दिन से 8 दिन से जिला प्रशासन इस कार्यक्रम में लगा रहा, अपने जो रोजमर्रा के काम है उनको छोड़ करके इसको सफल बनाने के लिए, वो भी महिमा मंडित कार्यक्रम में इस तरह से दिखाया गया जिसको सरकारी प्रोग्राम दिखा के सारा पैसा जो है सरकार का लगा और तैयारी 2024 की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, असहायों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार ये कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। दिसंबर माह में राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रभारी गौतम ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैं दावे और ताकत से कह सकता हूं कि वहां की जनता ने डबल इंजन की सरकार को लाइक किया है, मोदी जी के नेतृत्व को लाइक किया है। जिस प्रकार से हम लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम कर रहे हैं, आज 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं। हम नारा नहीं देते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम काम करते हैं। और कांग्रेस के शासन के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमने 11 करोड़ लोगों को घरों के अंदर शौचालय पहुंचाने का काम किया है।
विगत दिनों नैनीताल जिले में हुए 3 बड़े सड़क हादसों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सड़कों की खराब हालत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कों को ठीक करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है, जल्द ही सभी सड़कें दुरुस्त की जाए। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों की खराब हालत पर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि शासन ने सभी जिलों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बजट जारी कर दिया है और सभी जिलाधिकारियों को खुद सड़कों के कार्यों के मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के लिए अभी जो जरूरी धनराशि है वो जारी हो गई है, जल्दी ही उनके टेंडर होंगे और मैंने इसकी खुद समीक्षा की है उस घटना के बाद और जल्दी हमारा ये सड़क का जो काम है वो धरातल पर उतरेगा। दून वासियों को भारत सीरीज का नंबर काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि यहां अब तक 542 गाड़ियों में भारत सीरीज की नंबर प्लेट लग चुकी है। इस साल अब तक देहरादून में 300 से ज्यादा गाड़ियों में BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। नई गाड़ियों के साथ ही पुरानी गाड़ियों में भी ये नंबर लगवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और ट्रांसफर के बाद पुनः पंजीकरण की समस्या से बचने के लिए भारत यानी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई जा सकती है। इस सीरीज की नंबर प्लेट दून के लोगों को खूब रास आ रही है। अपनी पुरानी कार में भी वाहन स्वामी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। यह प्रावधान है कि अगर किसी अन्य राज्य में, अगर एक राज्य की गाड़ी वहाँ रजिस्टर्ड है, अन्य राज्य में जाती है तो नियमानुसार उसे वहाँ का लोकल नंबर लेना होता है, टैक्स जमा करना होता है। कई लोग पूरे देश में 4-5 जगह नौकरी करते हैं, उनको बार बार अपनी गाड़ी के नंबर चेंज करने पड़ते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए MORTH ने BH सीरीज रिलीज किया है, जारी किया है। BH सीरीज के अंतर्गत होता है कि इसका नंबर पूरे देश में कहीं चेंज नहीं करवाना पड़ता। अगर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर होता है, किसी व्यक्ति का है, तो सिर्फ वहां का लोकल जो टैक्स है वो जमा करना पड़ता है, नंबर वही रहता है, नंबर बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ नगर में 1 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस युवा खेल महोत्सव में कई ग्राम पंचायत के युवक मंगल दलों ने और महिला मंगल दलों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि ये युवा खेल महोत्सव का कार्यक्रम जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में किया गया, जहां खासकर युवा खेल महोत्सव में सैकड़ों की तादाद में लोग भी मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव में खासकर जोशीमठ नगर के आसपास के विद्यालयों के बच्चों ने भी कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। को बढ़ावा देने के लिए, लोक कलाकारों को मंच देने के लिए युवा महोत्सव 2023 विकासखंड जोशीमठ में आज एक दिन का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोक कलाकारों ने अपनी लोक संस्कृति को जीवंत रखने के साथ साथ अपनी अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से हमारे ये छोटे छोटे लोक कलाकार, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।